अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन तक कवर किया था, जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, और आज जो रिमेनिंग लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 है उसकी स्लाइड्स को हम कवर करेंगे इस रिकॉर्डिंग में। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड the benefits of the advantages of using digital signals. You get a noise immunity when you get digital signals for the transmission. Why there is a noise immunity? Noise क्यों नहीं आते डिजिटल सिग्नल्स में? इसलिए क्योंकि सिग्नल्स में जब नॉइज आती है तो डिजिटल सिग्नल्स में लेवल्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, डिस्क्रीट इंक्रीमेंट्स होते हैं, और रिपीटर्स के लिए उनको लेवल्स को रीजनरेट करना, ये एस्टिमेट करना कि ये जो नॉइजी चैनल आया है इसमें बेसिकली कौन सा लेवल डिस्क्रीट लेवल है डिजिटल लेवल का, ये एस्टिमेशन करना आसान होता है। इसीलिए डिजिटल सिग्नल्स के जो लेवल्स होते हैं, ओरिजिनल जो वोल्टेज लेवल्स होते हैं, जो स्टेट्स होती हैं, वो रिकवर हो जाती हैं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनालॉग सिग्नल्स, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स में डेटा कंटिन्यूसली चेंज होता है, रैंडम होता है, कोई लेवल्स नहीं होती हैं, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती। सो नॉइज आने के बाद जब सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है या डिस्टॉर्शन के बाद सिग्नल चेंज होता है उसकी शेप, उसमें फिर नॉइज रिमूव करना एक इशू होता है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल भी दी थी कि मोर्स कोड जो टेलीग्राफ सेंड करने में इस्तेमाल होते हैं, मोर्स कोड, उनमें मार्क एंड स्पेस दो सिंबल्स हैं जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के हम फोर्स जनरेट करते हैं। तो मार्क को एक वोल्टेज लेवल दे दिया है A/2, A एम्पलीट्यूड हो सकता है, और स्पेस को दूसरा वोल्टेज लेवल दे दिया -A/2, एक नेगेटिव वोल्टेज दे दिया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस में जब नॉइज आती है, डिस्टॉर्शन आती है, तो वो भी आसान होता है रिकवर करना, क्योंकि नेगेटिव लेवल नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही रहता है, इवन डिस्टॉर्ट होने के बाद या नॉइजी होने के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, चाहे उसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो जाए, शेप चेंज हो जाए, लेकिन उन लेवल्स को देख के, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है, ये एस्टिमेशन की जा सकती है कि ये सिग्नल कौन सा होगा या इसका ओरिजिनल लेवल क्या होगा वोल्टेज का। So there is a noise immunity in digital signals, and the same goes for optical signals as well. जो लाइट में लाइट फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सिग्नल्स का ट्रेवल करते हैं ऑन द ऑप्टिकल फाइबर, उनमें भी नॉइज बहुत मिनिमम होती है, या आप कह सकते हैं कि नॉइज नहीं होती है, क्योंकि तो गाइडेड मीडियम होता है, शील्डेड ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करते हैं सिग्नल्स, सो नॉइज के चांसेस नहीं होते हैं। अब ये जो हमने बात की नॉइज इम्यूनिटी की, फॉर दैट वी हैव शोन, वी आर बीइंग शोन डायग्राम जिसमें सिग्नल है, ट्रांसमिटेड सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज है, A/2 -A/2। मोर्स कोड के लिए इसको समझें कि हम डेटा भेज रहे हैं मोर्स कोड के थ्रू, ये टेलीग्राफ का डेटा है ये, लेकिन यही लेवल्स पॉजिटिव और नेगेटिव हम वैसे डेटा पे भी, बाइनरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि 0 के लिए नेगेटिव रख लें और 1 बिट के लिए पॉजिटिव वोल्टेज रख लें, या वाइस वर्सा। सो ये एग्जांपल इज एप्लीकेबल, या इट कैन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन in all type of digital signals, इनकी कोडिंग डिफरेंट हुई है। So in the first part there is a distorted signal, जिसमें सिग्नल डिस्टॉर्ट हुआ है, उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स चेंज हुए हैं, और डिस्टॉर्शन के बाद यू विल सी कि जो एक्चुअल वोल्टेज लेवल्स हैं उनमें तो ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन शेप डिस्टॉर्ट हो गई है। So this is the distorted signal. Now, when we add noise also into it, अगर मीडियम ने उसमें noise भी ऐड की है, so इस सिग्नल में के एम्पलीट्यूड लेवल्स चेंज हो जाएंगे। प्रीवियसली अगर ये था तो अब ये हो गया है, अगर पहले एम्पलीट्यूड ये था तो उसमें नेगेटिव एक स्टीपनेस भी आ गई है। So this is the distorted signal, जिसमें शेप सिर्फ चेंज हुआ है लेकिन कर्व चेंज हो गए हैं, स्टेप साइज जो था, जो स्टेप इंक्रीमेंट्स हैं वो चेंज हो गए, these are transitions, और वोल्टेज लेवल्स जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैक्सिमम मिनिमम में।
लेकिन जब नॉइज आती है तो नॉइज से एम्पलीट्यूड लेवल्स में भी फर्क पड़ता है. So since in this particular case जो levels regenerate होते हैं वो काम होता है regenerative repeaters का, जो कि कम्युनिकेशन चैनल में ओवर डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे सिग्नल एक एस्टिमेशन होती है या एक अंदाजा होता है कि यहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, यहाँ तक आते आते नॉइज और डिस्टॉर्शन सिग्नल में इंट्रोड्यूस हो चुकी होगी. सो अलोंग द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल डिफरेंट पॉइंट्स पे जनरेटर्स, रीजेनरेटिव रिपीटर्स लगाए जाते हैं. द वर्ड रिपीटर इज यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल्स ओनली, और रिपीटर्स का काम यही होता है कि सिग्नल्स के लेवल्स को दोबारा से उनके ओरिजिनल स्टेट पर ले आना और उनको आगे करके आगे भेज देना. अगर ओवर द पाथ उनमें उन्होंने अटेनुएट किया है या उनकी स्ट्रेंथ कम हुई है तो रिपीटर ये काम करता है कि उनको दोबारा से बूस्ट कर देता है, उसी लेवल पे दोबारा ले आता है. रीजेनरेटिव रिपीटर्स ना सिर्फ लेवल्स, प्रीवियस लेवल्स या ओरिजिनल लेवल्स पे सिग्नल को वापस लेकर आते हैं डिजिटल सिग्नल्स को, लेकिन साथ में रीजेनरेट भी करते हैं. बिकॉज द सिग्नल वी आर रिसीविंग उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ कम नहीं हुई है कि फॉर एग्जाम्पल A.2 थी अब A.4 हो गई है, तो रिपीटर क्या करेगा, उसको दोबारा A.2 कर देगा, लेकिन साथ में सिग्नल में नॉइज और डिस्टॉर्शन भी आ गई है. सो देयर इज एन एल्गोरिथम जो कि एस्टिमेट करता है सिग्नल जो उसको रिसीव हो रहा होता है, उसको देख के एस्टिमेट कर रहा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के सिग्नल्स, और उनको पीरियोडिक एस्टिमेशंस के साथ साथ इट एक्चुअली रीजेनरेट्स, और जो एल्गोरिथम यूज करता है उसकी बेसिस के ऊपर इट इज एबल टू रीजेनरेट इट प्रॉपरली. हर स्टेप पे या हर पीरियड पे प्रॉपर नेगेटिव और पॉजिटिव सिग्नल्स लेवल्स सही रीजेनरेट कर लेता है रीजेनरेटिव रिपीटर. दिस लिबर्टी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन एनालॉग सिग्नल्स. ये लिबर्टी हमें एनालॉग सिग्नल्स में नहीं मिलती, क्योंकि ये सिग्नल बजाते खुद एनालॉग में एक सिग्नल ही होता है. इस तरह के सिग्नल जो डिस्टॉर्टेड और नॉइजी सिग्नल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये एनालॉग में ये खुद सिग्नल्स भी इसी तरह के ही होते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इसके ओरिजिनल सिग्नल क्या होगा. इसीलिए डिजिटल सिग्नल्स में नॉइज एक्यूमुलेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर रीजेनरेटिव रिपीटर्स लगे हुए होते हैं जो सिग्नल को ओरिजिनल स्टेट में वापस लेकर आते रहते हैं. तो सिग्नल बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट और नॉइजी नहीं हो पाता है. As we talked about analog signals, in contrast to digital signals, analog messages बहुत important होते हैं, और अगर उनमें जरा से भी इंटरफेरेंस आ जाए तो रिसीव सिग्नल में एरर आएगा, क्योंकि हम अगर नॉइज नहीं रिमूव कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू रिमूव द नॉइज, द रिसीव सिग्नल will be something else rather than the original message. जब हम उसको डिकोड करेंगे या हम रिसीव करके उसको वॉइस की फॉर्म में या प्रेशर वेव्स या साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके सुनेंगे तो मैसेज कुछ होगा और रिट्रीव कुछ होगा. साथ में जब एनालॉग सिग्नल्स में नॉइज ऐड होती है, सो सिग्नल के अंदर नॉइज ऐड होती रहती है, और सिग्नल नॉइज की रैंडम होती है और अनप्रिडिक्टेबल होती है. इट कैन ऐड एट सर्टेन पॉइंट्स. तो जो ओरिजिनल सिग्नल की पावर होती है उसमें नॉइज भी अपनी पावर ऐड कर रही होती है. तो जब हम व्हेन वी लुक एट द सिग्नल इटसेल्फ, वी डू नॉट, और उसमें नॉइज भी ऐड हुई हुई है, तो हम ये नहीं कहते कि ये सब का सब सिग्नल ही है और जो भी पावर कैलकुलेट हो रही है वो सब सिग्नल की अपनी पावर है. बिकॉज जब ट्रांसमिशंस होती हैं और रिसेप्शंस होती हैं, रिसीव किया जाता है सिग्नल, उस वक्त ऑलरेडी एस्टिमेशंस होती हैं इंजीनियर्स के पास, टेलीकॉम इंजीनियर्स के पास, कि जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो उसमें उसकी अपनी पावर कितनी होगी अगर वो सिग्नल एज इट इज रिसीव हो रहा है, और अगर उसके अलावा कुछ पावर रिसीव हो रही है सिग्नल के अंदर तो इट मस्ट बी नॉइज. तो नॉइज की पावर की एस्टिमेशंस भी होती हैं. सो इसीलिए जब सिग्नल रिसीव होता है और उसकी पावर ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ज्यादा मिल रही है, तो डेफिनेटली उसमें नॉइज ऐड हुई हुई है. या सिग्नल एज इट इज रिसीव हो गया है, एज इट इज मींस उसकी पावर उतनी ही जितनी पहले थी उतनी ही पावर रिसीव हुई है, तो डेफिनेटली वो सिग्नल की पावर नहीं है, उसमें नॉइज की भी पावर ऐड हुई हुई है. सो ये चेक करना, ये एस्टिमेट करना दैट
कितनी पावर इसमें ऐड हो गई, इसमें नॉइस ने अपनी पावर ऐड कर दी है, उसके लिए सिग्नल टू नॉइस रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं कि जो सिग्नल नॉइस के साथ रिसीव हुआ है और जो नॉइज अकेले अगर भेजी जाती है, नॉइज मैक्सिमम नॉइज सिग्नल में कितनी आ सकती है, उसकी पावर कितनी होती है, ये एस्टिमेशंस होती हैं इंजीनियर्स के पास। सो नॉइज सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमें बताता है हम सिग्नल विद द नॉइज डिवाइडेड बाय ओनली द नॉइज पावर। सो सिग्नल विद द नॉइज पावर एंड एंड ओनली द नॉइज पावर। सो हम डिवाइड कर देते हैं सिग्नल प्लस नॉइज को सिर्फ नॉइज के साथ और फिर देखते हैं कि रेशियो क्या बन रहा है। सो इफ द रेशियो इज हाई इट मीन्स कि जो पावर सिग्नल रिसीव हुआ है उसमें सिग्नल की पावर भी है, अगर नॉइज है साथ में लेकिन सिग्नल की पावर भी है। लेकिन अगर सिग्नल की पावर, अगर एसएनआर की जो वैल्यू है या रेशियो है वो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में नॉइज है वो डोमिनेट कर रही है सिग्नल के अंदर और रेशियो की वैल्यू हाई नहीं हो पा रही है क्योंकि सिग्नल की अपनी पावर कम है। एम्प्लीफिकेशन से इस केस में, जैसे कि हमने डिजिटल सिग्नल्स में रिपीटर्स लगाए हैं, इस केस में एम्प्लीफिकेशन ज्यादा हेल्प नहीं करती क्योंकि अगर हम एम्पलीफाई करेंगे सिग्नल्स को तो उसमें जो नॉइज है वो भी एम्पलीफाई हो जाती है। सो अलोंग द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन अगर एम्पलीफायर्स इंस्टॉल किए जाते हैं या सिग्नल्स को जो टावर्स हैं उनमें एम्पलीफिकेशन की जाती है तो नॉइज लेवल्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं अगर सिग्नल की पावर इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि रिसीव सिग्नल की क्वालिटी और डिटोरिएट हो जाती है क्योंकि सिग्नल की पावर तो इंक्रीज करनी है क्योंकि सिग्नल तो अटेनुएट हो चुका है, हो रहा है अलोंग द डिस्टेंस, लेकिन साथ में उसके साथ अगर नॉइज की पावर भी इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट सिग्नल पर पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि रिसीव सिग्नल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। इसीलिए डिस्टेंस इज अ लिमिटिंग फैक्टर। एनालॉग सिग्नल्स जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा उसमें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या जो जितना रेशियो है, जो प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया जा रहा है उतना ही उसी प्रोपोर्शन में नॉइज और डिस्टॉर्शन ऐड होती जाती है एंड वी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट इट। सो नॉइज इन एनालॉग सिग्नल इज अ प्रॉब्लम as compared to digital signals. अब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में यू मस्ट हैव एन आइडिया, ये इट्स अ रिव्यू ओनली और हम इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन होंगे, रिसेप्शन होंगे, वहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होंगी बिकॉज जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं फॉर कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ देम प्रोसेस डेटा और द सिग्नल्स इन डिजिटल फॉर्मेट। और जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो मेनी टाइम्स वो एनालॉग में ट्रांसमिट होता है तो डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशंस चाहिए होती हैं, कन्वर्टर्स चाहिए, कन्वर्जन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन्स चाहिए होती हैं। इसी तरह से अगर एनालॉग डेटा ट्रांसमिट हो रहा है मीडियम पे और रिसीव हुआ है और प्रोसेसिंग में उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो फिर ए टू डी कन्वर्जन चाहिए होगी, यानी एनालॉग में डेटा रिसीव हुआ है और उसको डिजिटल प्रोसेसिंग में दोबारा से ए टू डी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। सो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन में यूज होती हैं उनमें ए टू डी कन्वर्टर्स और डी टू ए कन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड होते हैं या कॉन्फ़िगर्ड होते हैं बिकॉज ये काम ए टू डी और डी टू ए कन्वर्जन का कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है ट्रांसमिशंस में, रिसेप्शंस के अंदर। सो हाउ टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, ये काम कैसे किया जाता है? एनालॉग सिग्नल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिस्क्रीट पॉइंट्स रिट्रीव किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सो एक एनालॉग कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, इक्वल एट विच आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सो एनालॉग डेटा डिस्क्रीट पॉइंट्स में, डिस्क्रीट लेवल्स में कन्वर्ट हो गया है। आफ्टर दैट एवरी पॉइंट, डिस्क्रीट पॉइंट कैन बी given or assigned a numerical value और ये process quantization कहलाता है। After assigning it a numerical value, we can code the data and we can transmit it into different voltage levels. So quantization के बाद
जब उसको न्यूमेरिकल वैल्यू डेटा को डिस्क्रीट लेवल को न्यूमेरिकल नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन हो गया है, उसके बाद फिर हम उसको बाइनरी लेवल्स में जीरोस एंड वंस की फॉर्म में कोड कर लेंगे और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भेज देंगे। सो एक एनालॉग सिग्नल कंप्लीट डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेवल्स, कितने लेवल्स असाइन हो सकते हैं, कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन हो सकती हैं क्वांटाइज सैंपल्स में, इट विल डिपेंड अपॉन द मेमोरी रजिस्टर्स वी हैव। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 2.2345 होनी चाहिए, लेकिन अगर मेमोरी रजिस्टर की बिट्स कम हैं तो हो सकता है सिर्फ 2.23 ही स्टोर हो सके इसकी वैल्यू। साथ में ये भी डिपेंड करेगा कि जो डिस्क्रीट लेवल्स आपने लिए हैं जब सैम्पलिंग की है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सैम्पल करके उसको डिस्क्रीट लेवल्स आपने कन्वर्ट कर लिया उसको डिस्क्रीट लेवल्स में, तो क्या दो डिस्क्रीट लेवल्स बहुत डिस्टेंस पर हैं, दूर दूर हैं, उसमें डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। तो सैम्पलिंग के कुछ रूल्स होते हैं जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि जब डिस्क्रीट लेवल्स बनाए जाएं, किए जाएं, एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया जाए, सैंपल किया जाए, सो बिटवीन टू सैंपल्स वी शुड नॉट लूज data and the two samples should be close enough to recover the analog signal. ये क्वांटाइजेशन का टेक्निक्स हैं कि लेवल्स होंगे, ये इक्वल नंबर ऑफ लेवल्स अकॉर्डिंग टू द मेमोरी रजिस्टर्स। जो क्वांटाइजेशन रजिस्टर्स हैं उसमें कितने बिट्स हैं, 8 बिट का रजिस्टर है, 16 बिट का, 32 का, जितने नंबर ऑफ बिट्स 64 बिट्स 128 256 जितने नंबर ऑफ बिट्स पढ़ेंगे हमारे पास उतनी ही एक्यूरेसी के साथ स्टोर करने के चांसेस होंगे डिस्क्रीट लेवल्स को न्यूमेरिकल नंबर्स में। सो हर नंबर को वैल्यू असाइन की जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रीट लेवल्स। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो है मॉड्यूलेशन। जो ट्रांसमीटर साइड पे मॉड्यूलेशन हमने किया है। सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल जो कि एनालॉग फॉर्म में होता है उसको कैरियर सिग्नल के साथ, कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज किया जाता है। और कैरियर वेव, ये कैरियर सिग्नल एक साइनोसॉइड है which follows the form, this form। वो कैरियर वेव इस फॉर्म में होगा, उसका एक एम्पलीट्यूड होगा a, कोसाइन वेव होगी, साइनोसॉइड है तो कोसाइन ये साइन में से होगा, कोसाइन वेव होती है, फ्रीक्वेंसी रेडियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और उसका कोई ना कोई फेस फाई है। अगर फाई की वैल्यू 0 है तो इट मींस द सिग्नल स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो कैरियर इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव साइनोसॉइड और उसके साथ मैसेज को सुपर इम्पोज करके भेजना होता है। इस कैरियर वेव की या किसी भी एनालॉग सिग्नल की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, तीन क्वांटिटीज होती हैं, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फेज। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैरियर वेव की अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज की जा रही है विद द इनपुट मैसेज और फिर उनको साथ ट्रांसमिशन की जा रही है, तो वो डिसाइड करेगा कि मॉड्यूलेशन की टाइप क्या है। अगर इनपुट मैसेज के साथ कैरियर अपना एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है, जैसे जैसे मैसेज चेंज हो रहा है वैसे वैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, मैसेज की में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मैसेज की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो एम्पलीट्यूड में है, तो मैसेज भी डिक्रीज हो रहा है। जिस पॉइंट पे मूव कर रहा है मैसेज भी अपना एम्पलीट्यूड उसी तरह मूव कर रहा है। दिस काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड, कैरियर अपना एम्पलीट्यूड वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी या फेज चेंज करता है विद द इनपुट मैसेज, जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही कैरियर अपना फेज या एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एंगल मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन में हमें कैरियर को सुपर इम्पोज कर रहे हैं इनपुट सिग्नल के साथ। कैरियर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल साइनोसॉइड और उसका ये मैथमेटिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम क्योंकि हम एनालॉग का ही डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो मैसेज के साथ साथ या तो कैरियर अपना एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगी। मैसेज के साथ साथ अगर कैरियर अपना फेज या फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो एंगल मॉड्यूलेशन कहलाएगी। सो ये मॉड्यूलेशन की टाइप्स हो सकती हैं और यही हम इस कोर्स में टिल द एंड कवर करेंगे। कोशिश करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिड से पहले कवर हो जाए और एंगल मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी और फेज
और रिसीवर साइड जो डीमॉड्यूलेशन साइड है वो हम मिड के बाद इंशाल्लाह कवर करेंगे. Why modulate? This is a very important question. एंड ये बेसिक ये बेस बनता है जिसकी वजह से सारे हार्डवेयर डिजाइनिंग कैसे होनी है डिसाइड किया जाता है. सबसे पहले क्योंकि ट्रांसमिशन में नीड एन एंटीना, एनालॉग ट्रांसमिशन में वी नीड एन एंटीना जो कि प्रोपेगेट करे सिग्नल को, ट्रांसमिट करे. सो एंटीना साइज इज अ मेजर कंसर्न. जो भी रेडिएटिंग एंटीना है उसका साइज 1/10 और मोर होना चाहिए वेवलेंथ से. मिनिमम आप जो रख सकते हैं उसका साइज 1/10 रख सकते हैं वेवलेंथ से. हाउ टू डिसाइड द वेवलेंथ? वेवलेंथ डिसाइड होती है V/F से. V is the frequency of light, 3 × 10⁸ meter per second, sorry. So V की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. फ्रीक्वेंसी में जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करने वाले हैं वो रखते हैं तो वेवलेंथ आ जाती है. इफ वी आर ट्रांसमिटिंग विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, अगर हम सिग्नल को किसी मॉड्यूलेशन के बगैर ट्रांसमिट करते हैं तो वी ऑलरेडी नो सिग्नल इज अ बेस बैंड सिग्नल. सिग्नल की अपनी फ्रीक्वेंसी कम है, 3000 हर्ट्ज या 4000 हर्ट्ज से ज्यादा उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है. सो 3000 या 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पे वैल्यू फ्रीक्वेंसी की पुट कर दें और V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, the wavelength will still be very high. 3000 किलोमीटर तक की वेवलेंथ हमें मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा है. 3000 किलोमीटर का वेवलेंथ और एंटीना साइज कितना होना चाहिए? 1/10 मिनिमम, या से ज्यादा हो सकता है. अगर 3000 किलोमीटर को मैं 10 से डिवाइड कर दूं ताकि मुझे एंटीना साइज पता चल जाए तो 300 किलोमीटर का एंटीना. यू कैन इमेजिन दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अस. इतना बड़ा एंटीना हम डिजाइन करें ट्रांसमिट करने के लिए बेस बैंड सिग्नल. सो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें सिग्नल की, उसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसका बढ़ा दें, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी उसका बढ़ा दें, और उस केस के अंदर जब आप फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे वेवलेंथ कम हो जाएगी. वेवलेंथ कम हो जाएगी तो जो रूल, जब 1/10 का रूल लगेगा तो एंटीना साइज खुद कम हो जाएगा. सो 1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल के लिए जो एंटीना साइज होगा वो 30 मीटर्स का चाहिए होगा. और अगर हम 500 1000 मेगाहर्ट्ज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं तो एंटीना साइज और कम होता जाएगा. और इसी रूल को फॉलो करते हुए वी कैन सी के माइक्रो या स्मॉल डिवाइसेस में एंटीना बिल्ड करना पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने मॉड्यूलेशन का रूल यूज किया है. इसीलिए ये मोबाइल फोन्स में एंटीनास बिल्ट इन है क्योंकि कम साइज चाहिए. अगर मॉड्यूलेशन नहीं की जाती तो इतने बड़े एंटीना साइजेस के साथ छोटी डिवाइसेस बनाना बहुत मुश्किल था. बड़ी ही डिवाइसेस बनती हैं, टावर्स पे ही एंटीनास लगते हैं या बहुत ही बड़े बड़े टावर्स एंटीनास की तरह यूज होते. वी वुड हैव नॉट been able to transmit and receive using small devices. So this is the reason why modulation is important. कि मॉड्यूलेशन से हम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में सिग्नल को ले जाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड या हाई फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करने के लिए जो एंटीनाज होते हैं वो स्मॉल चाहिए होते हैं. और इसी तरह से हम वी कैन गेट दी साइज ऑफ एंटीनाज स्मॉल. और दूसरा रीजन मॉड्यूलेशन का ये है साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ सेवरल सिग्नल्स. बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं. यानी अगर सबने अपनी अपने सिग्नल्स एज इट इज ट्रांसमिट कर दिए विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, सो मेरी स्पीच वो भी 4 किलोहर्ट्ज की है, आप जो बोल रहे हैं वो भी 4 किलोहर्ट्ज की है, कोई और भी बोल रहा है वो भी, तो जितने सिग्नल्स प्रोपेगेट होंगे, एंटीना साइज तो बड़ा बड़ा है ही, लेकिन जितने सिग्नल्स प्रोपेगेट होंगे सबकी बैंडविड्थ ऑलमोस्ट एक जैसी होगी एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. क्योंकि कोहेरेंट सिग्नल्स हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उनके एम्पलीट्यूड प्लस माइनस हो सकते हैं. सो इंटरफेरेंस होगी और रिसीवर को अपना सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई और अनइंटेलिजेंट सिग्नल मिल रहा होगा. सो अभी यह है कि क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, सबने मेरे मोबाइल फोन पे जो ट्रांसमीटर है और जिससे मैं बात कर रही हूँ उसका जो रिसीवर है ऑलरेडी उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे बात करनी है. तो नेबर्स में या विसिनिटी में वो फ्रीक्वेंसी बैंड कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा.
सो अगर 10 लोग एक ही एरिया में बात कर रहे हैं, 10 हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में बात कर रहे हैं, लेकिन सबके बैंड्स डिफरेंट हैं मॉड्यूलेशन के बाद। डिफरेंट कंपनीज होती हैं, मोबाइल कंपनीज, दे ऑल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ जिनके अंदर वो डिवीजन करती हैं और अपने मल्टीपल यूजर्स का डेटा एक साथ ट्रांसमिट करती हैं, लेकिन किसी भी यूजर का डेटा एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा होता। सो साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन पॉसिबल है सिग्नल्स की अगर मॉड्यूलेशन हुई हुई है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं। अगर हम बेस बैंड सिग्नल को एज इट इज ट्रांसमिट करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि सारे ही सिग्नल्स जो कि एयर में या मीडियम में या कम्युनिकेशन चैनल में प्रेजेंट होंगे, उन सब की बैंडविड्थ मोर और लेस सेम होगी, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे और सब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे। सो मॉड्यूलेशन से फायदा ये हो जाता है दैट वी कैन ट्रांसमिट, मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे, एक ही मीडियम को बहुत सारे यूजर्स यूज कर सकेंगे क्योंकि सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होगा। सो साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन के लिए वी कैन यूज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स, जो मैंने अभी बताया कि हम अपने ही बैंड को जो हमें एलोकेट हुआ है, यूफोन को, जैज को, वारिद को, अपने ही बैंड को डिफरेंट, और सबके बैंड्स अलग अलग एलोकेट हुए हैं। तो वारिद जो बैंड इस्तेमाल कर रही है वो यूफोन, और यूफोन जो है वो जैज, वो सब के बैंड्स अलग हैं। तो जब ट्रांसमिशंस करते हैं आपस में मोबाइल में या वाईफाई जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एक लोकल उसमें एरिया में जिस बैंड पे काम कर रहा है, अनलाइसेंस बैंड है, उसमें सिर्फ वही यूज कर रहा होता है, वाईफाई का कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन, एक ही मीडियम पे डिफरेंट ट्रांसमिशंस होंगी लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। लेकिन अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट से भेजें सिग्नल को, कि पहले यूजर ए का डेटा जाएगा 1 नैनो सेकेंड, फिर यूजर बी का डेटा जाएगा 1 नैनो सेकेंड, फिर यूजर सी का, फिर उसके बाद दोबारा से ए का, फिर बी का, फिर सी का, यानी हम टाइम स्लॉट्स दे दें सारे यूजर्स को ट्रांसमिशन के लिए। तो ये इसके लिए बहुत फास्ट स्विचेस चाहिए, बहुत जल्दी स्विचिंग हो, सारे यूजर्स को डेटा मिले। सो ये स्कीम्स जनरली इस्तेमाल नहीं होती वायरलेस कम्युनिकेशन में। ये डेडिकेटेड कम्युनिकेशन है, वायर्ड कम्युनिकेशन है, उसमें टीडीएम स्विचेस होते हैं, टाइम डिवीजन स्विचेस होते हैं, और डेडिकेटेड नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे टीडीएम की टेक्निक यूज की जाती है। लेकिन जहाँ पे वायरलेस मीडियम या एयर को एज कम्युनिकेशन लिंक इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे जिसको हमने डिस्कस किया अभी, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ही मॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैंने सारी क्लासेस में समझाई है, और कुछ लोगों को इसमें इशू भी आया है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगी और कोशिश करूंगी कि अभी मैं इसको सिंपल रखूं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है रिपीट होगा दोबारा। मैंने बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया तो उसमें भी स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। सो लेट्स से वी हैव एन इनपुट सिग्नल, और हमें ये ऑलरेडी पता है कि बेसबैंड सिग्नल है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिग्नल्स में जो मेन एंटिटी है सिग्नल की, वीटी टाइम डोमेन सिग्नल है, वो सारे बेसबैंड सिग्नल्स ही हैं। मॉड्यूलेशन के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है, लेकिन एक्चुअली वी ऑलरेडी नो दैट दीज आर बेसबैंड सिग्नल्स एंड दिस वन इज आल्सो अ बेसबैंड सिग्नल। सो बेसबैंड सिग्नल क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसीज लो हैं उसमें, और उसकी अपनी बैंडविड्थ भी कम है, 4 किलोहर्ट्ज से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस या उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाकर दे देता है हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है। वी ओमेगा इज द एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ओमेगा इज द रेडियस फ्रीक्वेंसी। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया गया है यहाँ पे, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया है। दिस इज वी हैव जस्ट यूज्ड द प्रॉपर्टीज, और हमने उसके हिसाब से ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बना लिया है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि ये अगर बेसबैंड सिग्नल है तो इसका बैंड जो होगा, बैंडविड्थ होगी, वो स्मॉल बैंडविड्थ डी होगी, लेट्स कॉल इट डी। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी इसमें लो हैं, तो ऑब्वियसली जीरो कंपोनेंट जरूर होगा, और जीरो से लेके सम वैल्यू बी तक इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे। ये रेंज स्मॉल रेंज होगी क्योंकि बेसबैंड सिग्नल स्मॉल रेंज को कवर करता है। उसके बाद एक और जो रूल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि जिस भी सिग्नल में किसी भी सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल की बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो वैल्यूज हैं, वो ऑलमोस्ट उनका एम्पलीट्यूड 0 होता है, और उसके बाद फॉर ऑल द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज यू डू नॉट गेट एनी सिग्नल।
तो फॉर एग्जांपल इस सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज है, तो 4000 हर्ट्ज पर ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड जीरो होगा और 4001 हर्ट्ज पर एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ इतनी है कि 4000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज अलाउ करता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज पे जीरो हो जाना चाहिए उसको। जब भी हम एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो कि यहाँ पे जीरो है, उस पर इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड होगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाएंगी एम्पलीट्यूड में ट्रांजिशन आएगा एंड एम्पलीट्यूड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये शार्प ट्रांजिशन नहीं होगी कि ऑलरेडी हमने इसको ये किया या हमने इसको एकदम से जीरो कर दिया। इट एक्चुअली डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ये रूल्स हैं कुछ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालिसिस के, तो हमने उसको करते हुए, दिमाग में रखते हुए हमने स्पेक्ट्रम बना लिया और हमने इसका कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकली नहीं निकाला है। अब इस बेसबैंड सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया वो ये आया, इट हैज, इसकी बैंडविड्थ बी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे इसका ऑलमोस्ट जीरो हो गया और उसके बाद एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली जीरो है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड हाईएस्ट है। ये हमने इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना लिया है इस बेसबैंड सिग्नल का यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म साथ में, क्योंकि मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए भी कोएफिशिएंट्स निकाल के देता है, फोरियर कोएफिशिएंट्स निकाल के देता है। ये जो फोरियर कोएफिशिएंट्स हैं, ये ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज हैं, अगेन फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये रियल कंपोनेंट इसका स्टडी किया जाए तो फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज द फोरियर ट्रांसफॉर्म हैज अ सिमेट्री। नेगेटिव साइड पर रियल लाइफ में कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए सर्किट डिजाइन होते हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए फिल्टर डिजाइन होते हैं। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पे भी कोएफिशिएंट्स निकाल के देता है, एनालिसिस करके देता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए भी स्पेक्ट्रम बनाया गया है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है कि वो जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्रांसफॉर्म निकालता है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए भी वही ट्रांसफॉर्म मिलेगा, उसके एम्पलीट्यूड्स एग्जैक्टली सेम होंगे, रियल पार्ट। सही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल पार्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी पार्ट। तो सिमेट्री है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स यूजिंग अ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये फोरियर कोएफिशिएंट्स आएंगे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सेम आएंगे, दे फॉलो सिमेट्री। रियलिटी में सिर्फ राइट हैंड साइड वाला स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने नेगेटिव वाला भी बना दिया और उसमें सिमेट्री होती है बिकॉज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब हमने ट्रांसमीटर से पास किया इस बेसबैंड सिग्नल को, मैंने पास इट थ्रू अ ट्रांसमीटर, इसमें मॉड्यूलेटर लगा हुआ। मॉड्यूलेटर ने क्या किया है, मॉड्यूलेटर हैज सुपरइम्पोज्ड अ कैरियर ऑन दिस बेसबैंड सिग्नल। और सुपरपोजिशन से ये होता है कि इसका जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, बैंडविड्थ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसका जो पूरा बैंड है उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स शिफ्ट हो गए फ्रॉम लो टू हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। तो अगर ये पहले 0 to B था, तो अभी शिफ्ट होके सम ओमेगा नॉट टू समथिंग हो चुका है, ये वैल्यू B ही रहेगी, दिस वैल्यू इज B, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। सही है, दिस इज स्टिल B, लेकिन इसका सेंटर शिफ्ट हो गया है और ये इसके सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ने शिफ्ट लिया है, सेंटर्स का ओमेगा नॉट पे आ गया है। ओमेगा नॉट एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी है जो कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है, जिस कैरियर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है बेसबैंड सिग्नल को। साथ में जो भी सिग्नल इस तरह शिफ्ट हुआ है उसी की एक कॉपी नेगेटिव साइड पे भी शिफ्ट होगी बिकॉज ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। सिंस वी आर नॉट कंसिडरिंग मैथमेटिक्स, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, सो जब हम मॉड्यूलेशन को एज अ चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे, वी विल डेफिनेटली स्टडी कि ये व्हाई वी आर गेटिंग टू कॉपीज, वन हियर एंड वन हियर।
बट राइट नाउ यू शुड नो दैट मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट्स इट, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में शिफ्ट कर देता है, लेकिन साथ में नेगेटिव साइड पे भी सिमेट्री है और नेगेटिव साइड पे भी उसकी एक कॉपी बनती है. नाउ व्हेन दिस इज ट्रांसमिटेड, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, सिग्नल मॉड्यूलेट हो गया है कैरियर के साथ. जब ये चैनल पर ट्रांसमिट हुआ, चैनल एड्स फ्रीक्वेंट नॉइज इन द सिग्नल, इस सिग्नल में नॉइज ऐड कर देता है. एंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है ये, हम इसको टाइम डोमेन में स्टडी नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं इसका. सो द नॉइज वी आर स्टडिंग इज that it's basically adding noise in all the frequency components. ये जो noise हमने यहाँ पे consider किया white noise, ये सारे frequency components में जाके add हो गई amplitude इसका. So we are getting a constant value, constant amplitude मिल रहा है हमें सारे frequency components में. सारी frequencies में noise आ गई है, ये channel ने काम किया है. This is the maximum noise we can get, क्योंकि हो सकता है नॉइज किसी एक फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड हो जाती है, जाके एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो जाता है किसी एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का. लेकिन ये जो नॉइज है इसने सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दिया उसमें. उसके बाद लास्ट इज अ रिसीवर, और रिसीवर जब उसको रिसीव करेगा तो उसको डीमॉड्यूलेट करेगा और सिग्नल को दोबारा से ओरिजिनल अपनी जो जगह है उस पर ले आएगा, फिल्टर्स अप्लाई करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्योंकि हम जनरल स्टडी कर रहे हैं, हम सिर्फ एक वेव फॉर्म से स्टडी कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेन आगे करेंगे. तो जब ये रिसीव हो रहा है रिसीवर के पास, तो इसमें सारी नॉइज तो फिल्टर आउट हो गई, लेकिन जो सिग्नल के अपने अंदर ऐड हो गई थी, क्योंकि अगर आप लो पास फिल्टर भी लगाएंगे ना तो लो पास फिल्टर से आपको ये वाली फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी. फ्रीक्वेंसीज तो मिल जाएंगी, लेकिन इन फ्रीक्वेंसीज में जो एम्पलीट्यूड या कॉन्स्टेंट वैल्यू एम्पलीट्यूड की आके ऐड हो गई है, फिल्टर इसको रिमूव नहीं कर पाएगा. सो इट मीन्स हमने ट्रांसमिट किया था वी ओमेगा और रिसीव हुआ है हमें वी कैप ओमेगा, उसके अंदर नॉइज एडेड है. सो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन तक के जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो यहाँ पे हमने बनाए हैं, और ये एक जनरल फ्लो ऑफ स्टडी है या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ब्लॉक डायग्राम है, जिसको हमने ट्रांसमिशन से रिसेप्शन तक देखा है. और इसके जो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म्स की प्रॉपर्टीज हैं और कैसे इसकी दो कॉपीज बन गई हैं, ये सारा ये वाला पार्ट हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करके देखेंगे, मॉड्यूलेशन को मैथमेटिकली भी प्रूफ करके देखेंगे. लेकिन ये पार्ट आपको याद रहना चाहिए कि इसका स्पेक्ट्रम बेसबैंड का ऐसा क्यों है, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है. वी हैव प्लॉटेड इट विदाउट यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म. मैं लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको वी विल टेक इट अप फ्रॉम हियर. थैंक यू.